अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अरसलान जाहिद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान एक बहुत ही नाजुक सूरत हाल से गुजरा है जब हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान के साथ 4 ममालिक अपना बॉर्डर शेयर करते हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारे 3 ममालिक के साथ ताल्लुकात इस टाइम पर ख़राब हैं। दिसंबर में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर के ऊपर एक डिसीजन दिया। ये वही फैसला था जो 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने किया था कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया गया था, और इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को सेकंड किया और कहा कि वो सही फैसला था, और उसके बाद से हमारे पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में एक कशीदगी देखने को मिलती है। अभी 1 महीना नहीं गुजरा था कि जनवरी में ईरान ने पाकिस्तान की सरजमीन पर एक हमला किया और ये क्लेम किया कि हमने कुछ दहशतगर्दों को टारगेट किया है, और उसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने ईरान की सरजमीन पर हमला किया और उसके बाद हमारे ईरान के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हुए। और इसी तरह 16 मार्च 2024 को नॉर्थ वज़ीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट में एक चेक पोस्ट पे हमला होता है जिसमें हमारे फौजी नौजवान शहीद हो जाते हैं, और उसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर हमला करती हैं और क्लेम करती हैं कि हमने टीटीपी हाइडआउट्स को टारगेट किया है, और वहाँ से हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात भी ख़राब हो जाते हैं। नाजरीन, 75 सालों से पाकिस्तान एक सिक्योरिटी सेंसिटिव स्टेट रहा है और हमारे इन तीनों ममालिक के साथ रिलेशंस में अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिलते रहे हैं, और यही सूरत हाल हमें आज देखने को मिल रही है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि 2022 में पाकिस्तान ने अपनी एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी, जिसमें पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि अब हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक की तरफ लेके जाना चाहते हैं। मैं आम अल्फाज में बताता चलूं कि पाकिस्तान का मकसद ये था कि आज तक हम एक सिक्योरिटी सेंसिटिव स्टेट रहे हैं। हमने फोकस हमेशा सिक्योरिटी को दिया है, जबकि हमें मईशत को फोकस करना चाहिए था। हमें अपने आप को माशी तौर पर खड़ा करना है, हमें रीजनल इंटीग्रेशन करनी है अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, और अपने रीजन में जितने ममालिक हैं उनके साथ हमें बेहतरीन ताल्लुकात बनाने हैं। इसलिए अब हम अपना फोकस सिक्योरिटी से छोड़कर इकोनॉमी की तरफ करेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा माशी तौर पर मुस्तहकम हो सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का जो पिलर था, ट्रांजिशन फ्रॉम जियो स्ट्रेटेजिक टू जियो इकोनॉमिक, उसमें हम अभी तक कामयाब होते हुए दिखाई नहीं देते। इस वीडियो का बुनियादी मकसद आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर आपसे बात करना है। ये कशीदगी क्यों है, क्यों तालिबान और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं हो रहे। दुनिया की नज़र में तो पाकिस्तान तालिबान को हमेशा से सपोर्ट करता आया है, तालिबान हमारे लोग हैं, और दुनिया कहती है कि पाकिस्तान की एक पॉलिसी है जिसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहा जाता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस चाहता है। तो तालिबान तो जब 2021 में आए तो उस टाइम पर तो पाकिस्तानी मीडिया में भी एक खुशी की लहर थी कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे, कि हमारे लोग हैं जो वापस पार में आ गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा ताल्लुकात बदतरीन सतह पर जा चुके हैं। अब हम इसके पीछे अनासर को देखते हैं कि इसके पीछे क्या वो वजूहात हैं। मैं समझता हूं कि दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं, तालिबान की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी, जिसकी वजह से आज हम इस सूरत हाल पे खड़े हैं। अगर हम तालिबान की तरफ से देखें कि उनकी तरफ से क्या गलतियां हो रही हैं या वो क्यों पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहे, तो तालिबान शुरू से दूरत लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते, और पाकिस्तान तालिबान को शुरू से कन्विंस करता आया कि आप दूरत लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर माने। दूसरी चीज़ ये कि जब तालिबान गवर्नमेंट में आ रहे थे और अमेरिका यहाँ से निकल रहा था, तो पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान एक मुआहदा हुआ था कि जब तालिबान गवर्नमेंट में आएंगे तो वो टीटीपी का क्रैक डाउन करेंगे, वो टीटीपी को रोकेंगे कि वो पाकिस्तान में अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोके। तो तालिबान ने पाकिस्तान को गारंटीज दी थी कि जैसे ही हम पार में आएंगे तो हम टीटीपी को कन्विंस करेंगे कि वो आपके खिलाफ ऐसे मेजर्स मत ले। जैसे ही तालिबान पार में आए तो टीटीपी को और कॉन्फिडेंस मिला कि अब हमें पाकिस्तान के खिलाफ कोई नहीं रोक सकता, और अब हम पाकिस्तान के खिलाफ खुल्लम खुला अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करेंगे, और उन्होंने इसी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ वो एक्टिविटीज़ शुरू कर दी। साल 2023 के अंदर 615 पाकिस्तान पे हमले हुए। साल 2024 में जनवरी से लेकर 16 मार्च तक 72 हमले हो चुके हैं, जिसमें से 40 हमलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीटीपी ने ली है। और ये साफ जाहिर करता है कि अफगान तालिबान ने जो पाकिस्तान से वादे किए थे वो अपने वादों पर पूरा नहीं उतर सके।
अफगान तालिबान के बारे में दुनिया में एक तासुर पाया जाता है कि ये लोग अपने वादों पर पूरा नहीं उतरते, ये लोग वादा खिलाफी करते हैं। मैं इसी हवाले से एक यहाँ पर रेफरेंस देना चाहूँगा। सऊदी अरेबिया के एक शहजादे हैं तुर्क अल फैसल अल सऊद। इन्होंने एक किताब लिखी द अफगानिस्तान फाइल। उस किताब में एक चैप्टर में इन्होंने लिखा कि 1990s के अंदर हमने अफगानिस्तान के तालिबान से कहा था, जब वो पावर में थे, कि आप उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले करें। तो उन्होंने कई वादों के बावजूद भी उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले नहीं किया, और इसी रीज़न की वजह से सऊदी अरेबिया और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हुए, और आज भी सऊदी अरेबिया तालिबान के ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। और इसी तरह की सूरत हाल पाकिस्तान को देखने को मिली। जैसा कि मैंने अभी भी मेंशन किया कि तालिबान ने पाकिस्तान को पहले गारंटीज दी कि हम टीटीपी का क्रैकडाउन करेंगे, हम कन्विंस उनको करेंगे और हम यकीनी बनाएंगे कि टीटीपी आपके खिलाफ कोई ऐसी एक्टिविटीज़ ना करे। लेकिन अब जब तालिबान को ये कहा जाता है पाकिस्तान की तरफ से कि आप इन्हें क्यों नहीं रोक रहे, तो अफगान तालिबान ये कहते हैं कि हम टीटीपी को इस बात पर कन्विंस करने को तैयार हैं कि टीटीपी आपके साथ बैठकर बात करे, लेकिन हम उनका क्रैकडाउन नहीं करेंगे। और दूसरा, ये जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये हमारी सरजमीन से नहीं हो रही, ये टीटीपी के वो ग्रुप्स जो पाकिस्तान में पहले से पाए जा रहे हैं, ये उनमें मुलव्वस हैं। तो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस टाइम पर ये आ रहा है कि पाकिस्तान ब्लेम कर रहा है कि टीटीपी के इन एक्टिविटीज़ के पीछे अफगान तालिबान मुलव्वस हैं या वो उनको नहीं रोक पा रहे, जबकि अफगान तालिबान कहते हैं कि टीटीपी पाकिस्तान के अंदर से ही पाकिस्तान पे हमले कर रहा है, हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो रही। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट आ चुका है, जिसके लिए ज़रूरत है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का फोरम इस्तेमाल करे और यूनाइटेड नेशन की टीम एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करे कि यहाँ पर इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में कौन लोग मुलव्वस हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मासूम लोग इसका निशाना बन रहे हैं। अब मैं कुछ बात करता हूं कि पाकिस्तान के एंड से हमसे क्या ऐसी गलतियां हुई। पहली चीज़ तो ये कि उसामा बिन लादेन के बाद जो अलकायदा का लीडर थे एमन अल जवाहिरी, वो अफगानिस्तान में पाए जा रहे थे और उनका एक बड़ा मिस्टीरियस तरीके से मर्डर होता है और अमेरिका एक प्रीडेटर ड्रोन के थ्रू उनको टारगेट करता है और उनको मार दिया जाता है। जैसे ही इनको मारा जाता है तो तालिबान पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये ड्रोन पाकिस्तान की सरजमीन से उड़ाया गया है। आज भी अमेरिका की पाकिस्तान के अंदर सीक्रेट मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं, क्योंकि उस ड्रोन की रेंज सिर्फ 1500 किलोमीटर थी। वो 1500 किलोमीटर की रेंज से उड़ा था और उसने अलकायदा के लीडर को टारगेट किया था। अगर हम आसपास की मुल्कों का जायजा लें तो अफगानिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज में ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमानिस्तान, ये ममालिक आते हैं जो कि अमेरिकन अलाइज नहीं है। ईरान अमेरिका का बदतरीन दुश्मन है और बाकी 3 ममालिक रशिया के अलाइज हैं। तो ये सवाल नहीं पैदा हो सकता कि ये ममालिक इन्होंने ड्रोन उड़ाने की इजाज़त दी हो अपनी सरजमीन से अमेरिका को, तो पीछे पाकिस्तान ही एक वो वाहिद मुल्क बचता है जिस पे तालिबान का शक गया और पाकिस्तान ने कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं दिया इन एलिगेशंस के ऊपर, जिसकी वजह से एक ट्रस्ट डेफिसिट पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान फैला। दूसरा ये कि पाकिस्तान एक बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लिया जिसमें अफगान रेफ्यूजीज़ को निकालने की बात की गई, और पिछली इंटरिम गवर्नमेंट ने बड़ी तेज़ी से अफगान रेफ्यूजीज़ को यहाँ से निकालना शुरू किया। तो उस वजह से भी दोनों पार्टीज़ के दरमियान हालात जो है वो बहुत कशीदगी की तरफ जो है वो गए, क्योंकि अफगान तालिबान उन रेफ्यूजीज़ को भी लेने को तैयार नहीं थे और वो रेफ्यूजीज़ खुद भी अफगानिस्तान जैसे वॉर टोन रीजन में जाने को तैयार नहीं थे। तीसरा ये कि अगर हम अपनी पाकिस्तान की इस टाइम पर अफगानिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी को देखें तो आप सब लोग जानते हैं कि हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर हमारे रियासती अदारों की डोमिनेंस ज़्यादा है। बहैसियत मेन स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के अंदर एक अपना अहम किरदार अदा करते हैं। अगर हम पाकिस्तान की अफगानिस्तान को लेकर फॉरेन पॉलिसी को देखें तो उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रेंथ। जो हमारी मौजूदा सिक्योरिटी पोजीशन है अफगानिस्तान को लेकर, मैं फिर एक दफ़ा रिपीट करता चलूँ, इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रेंथ। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान के रियासती अदारे अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाह रहे हैं और तालिबान को इस चीज़ पर कन्विंस करना चाह रहे हैं कि वो टीटीपी को प्रेशराइज करें और कन्विंस करें कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी से बाज रहे। तो इस डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रेंथ से भी एक ट्रस्ट डेफिसिट आया, क्योंकि तालिबान अब समझते हैं कि वो एक स्टेट है, वो अब एक मिलिटेंट ग्रुप नहीं है। और तालिबान ये आज भी समझते हैं कि शायद पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हमें उसी तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है, उसी तरह से डोमिनेट करना चाह रही है
जैसे वो पहले किया करती थी जब हम एक मिलिटेंट ग्रुप थे। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, जो कि रिजॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो कोई 50 या 100 साल पुराने नहीं हैं, वो हज़ारों साल पुराने हैं। हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग रिलीजियस, कल्चरल और सोसाइटल बॉन्ड्स हैं। पाकिस्तान की बुनियाद टू नेशन थ्योरी पे बनी थी, और जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है वो रिलीजन इस्लाम है। और इस्लाम को फैलाने में जो उलमा कराम, जो सूफिया कराम बहुत शुरू में इस सरजमीन पे आए थे, उनमें से हज़रत दाता गंज बख्श थे और उनके वालिद हज़रत उस्मान हिजवेरी थे। ये सब लोग अफ़गानिस्तान से आए थे। ये हमारे बुज़ुर्गान दीन हैं जिन्होंने इस्लाम को यहाँ फैलाया, और इनकी अकीदत में आज बहुत से लोग इनके मज़ारों पर जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, और इनके सदक़े अल्लाह ताला से वो अपनी मुरादें पूरी करवाते हैं। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये वो तमाम लोग थे जो अफ़गानिस्तान से आए थे। थर्ड बैटल ऑफ प्लेसी में अहमद शाह दुरानी, जिन्हें आप अहमद शाह अब्दाली कहते हैं, जिन्हें शाह वलीउल्लाह ने ख़त लिखा था कि आप इधर आएँ और मराठास के साथ लड़ें और मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आप हमारी मदद करें, वो अफ़गानिस्तान से आए थे। इससे हट के हमारे जितने हीरोज़ हैं, शहाबुद्दीन गौरी, महमूद गज़नवी, ये सब लोग अफ़गानी थे जिन्होंने यहाँ पर आकर इस्लाम फैलाया। उस इस्लाम की बेस पर हमने एक पॉलिटिकल जद्दोजहद करके एक अपना मुल्क हासिल किया। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स टूटने नहीं चाहिए, ये ताल्लुकात इटर्नल हैं और इटर्नल रहने चाहिए। और एक आम शहरी पाकिस्तान का ये तकाजा करता है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी पार्लियामेंट में बने। जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी डोमिनेंस होनी चाहिए, वो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट्स करके, डिस्कस करके अपनी अफगानिस्तान की पॉलिसी बनाएं। अफगान रेफ्यूजीज़ को हैज़र्डली ना निकाला जाए, उनको आप दोहरी शहरी शोहरियत दे सकते हैं, उनको आप रेगुलेट कर सकते हैं, उनकी आप मोबिलिटी को मॉनिटर कर सकते हैं, उनके यहाँ से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से यहाँ आने को आप मॉनिटर कर सकते हैं। आप जो टेररिस्ट फैक्शंस हैं उनके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से आप एक ट्रस्ट बिल्डिंग कर सकते हैं, आप सोशो इकोनॉमिक रिलेशंस डेवलप कर सकते हैं तालिबान के साथ। आप इस सिक्योरिटी को थोड़ा साइड पे रख कर इकोनॉमिक डोमेन्स में इनके साथ डिप्लोमेसी कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हों, आप एक दूसरे की मजबूरी बन जाए, ताकि आप लड़ना चाहें भी तो लड़ ना सकें। तो मैं समझता हूँ कि अगर इन एरियाज़ के ऊपर फोकस किया जाए तो दोबारा से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है, और ये जो एलिमेंट्स मैंने आपसे शेयर किए जो ट्रस्ट डेफिसिट का बायस हैं, इन्हें ख़त्म होना चाहिए, और इसके लिए दोनों हुकूमतों को बैठकर बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।